जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आप लोगों का जो है साइंस का एग्जाम्स होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से पहले इसको अच्छे से आप लोग रिविजन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों मैंने कई बार आप लोगों को बताया है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि लगभग जो है 3 लाख प्रति मीटर सेकंड होती है। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न आपका जो है 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 32 सेंटीमीटर अगर फोकस दूरी दिया जाए इसका जो है इसका आधा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फोकस दूरी F बराबर जो होता है वो R बट्टा क्या होता है 2 होता है, R बट्टा 2 होता है। इस फॉर्मूले का आप लोगों को मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो 32 का अगर आधा करें तो 32 का हम 2 काटाएं तो कितना आता है 16। तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब और संभवतः दर्पण है। तो दोस्तों यह जो दर्पण होगा यह केवल जो है समतल दर्पण में ऐसा प्रतिबिंब व्यक्तित होता है। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि सोलर कुकल में किस गोलीय दर्पण का उपयोग जो है किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आभासी एवं सीधा होता है। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते हुए एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। दोस्तों मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप लोग देखे होंगे कि आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, अगर हम 2 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता दर्शाते हैं तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका हम निकालेंगे इसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 के रूप में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.5 डिएप्टर। ठीक है, यानी कि वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर दिया गया है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन का अपतम्य दूरी होती है लगभग, यानी कि जो है न्यूनतम जो दूरी होती है वो कितनी होती है। दोस्तों मैंने आपको बताया था न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होती है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। रात्रि की माने कि कहने का मतलब ये है कि हमारे नेत्र के द्वारा जो न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है, किसी वस्तु को स्पष्ट हम रूप से देख सकते हैं तो न्यूनतम दूरी क्या होती है, मैंने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 3 इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि नेत्र के किस भाग के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। ठीक है, यानी जिसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है। तो बच्चों इसका सही आंसर याद रखना है, उत्तल लेंस के द्वारा जो है दूरदृष्टि दोष को जो है दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा दीर्घ दृष्टि दोष में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है सटीक आंसर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि ओम मात्रक है। तो ओम जो है किसका मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा प्रतिरोध का। अगला प्रश्न है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील जो कण है वो क्या होते बच्चों, तो गतिशील कण जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका जो है सही आंसर होगा। चौथा आंसर जो है इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, तो यह जो होते हैं सभी बिंदुओं पर जो है समान होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है 14 नंबर कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। तो N2 गैस भरी रहती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 15 नंबर की अभिक्रिया Fe+CuSO4 FeSO4+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, और मैंने आपको अच्छे से समझाया था
अच्छे से मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी तत्व एक दूसरे के साथ जो है स्थान को परिवर्तित करता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया होगी। जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि Fe यानी कि ये जो लोहा है, तो Fe जो क्या कर रहा है, SO4 के साथ जो है ये संयोग कर रहा है, और Cu जो है इसके स्थान पर Fe का जो है यहाँ पे ग्रहण किया जा रहा है। यहाँ पे Cu को हटाकर Fe जो है अपना स्थान जो है ग्रहण कर रही है। तो ये क्या है, दूसरे को हटाकर अपना स्थान प्रदर्शन कर रहा है, अपना स्थान को ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर दिया गया है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया है। आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, बीकर, जल और कैल्शियम ऑक्साइड है। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया है ना, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन 1 इसका जो है सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है 17 नंबर दिया है कि कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है, यानी कि नीला लिटमस का पत्र को जो है लाल कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये अम्ल हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो अम्ल पदार्थ होगा। अगर मान के चलिए दोस्तों लाल को नीला कर देता है तो वो क्षार हो जाएगा। अगर कोई भी रंग में परिवर्तित नहीं करता है तो वो लवण होगा या उदासीन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच जो है संभवतः होगा, यानी कि दोस्तों अम्ल, यानी कि अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को आप समझिएगा। 17 नंबर यहाँ पे नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। और यहाँ पे फिर दोबारा पूछा गया है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच का मान क्या होगा, यानी कि अम्ल का जो है पीएच का मान क्या होता है। तो बच्चों इसका 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा पीएच का मान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, मैंने बहुत बार आपको बताया है, NaHCO3 होता है। ऑप्शन 1 इसका जो है सटीक आंसर होगा, सही आंसर होगा। इसको जो है आप लोग कॉपी में जो है नोट कर लीजिए, इसको आप लोग एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग जो है किया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 21 नंबर की हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आप लोग को यहाँ पे बताना है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, CaSO4 × 1/2 यानी कि हाफ H2O होता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ये भी कह सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक फॉर्मूला बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए, तो आपको यही आपको याद रखना है। ठीक है, CaSO4 × हाफ H2O। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न 22 नंबर दिया गया है कि कौन सी धातु चमकीला होता है। तो कौन सी धातु जो है चमकीला होता है बच्चों, आयोडीन। याद रखेंगे, आयोडीन जो है एक दो अधातु है और ये चमकीला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 23 नंबर दिया गया है कि सीनाबार किसका अयस्क है। तो सीनाबार जो है ये पारा का अयस्क है। ठीक है, याद रखेंगे, पारा का अयस्क है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर है कि तांबा और जस्ता का मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो बच्चों पीतल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, क्या कहते हैं, पीतल। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर दिया गया है कि एल्काइन का समान सूत्र होता है। तो एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। एल्काइन का क्या होगा, +2 याद रखना है। ठीक है, और एल्काइन का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एल्केन का क्या हो जाएगा बच्चों, ये याद रखना है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था ना, एल्केन, एल्काइन और एल्केन। ठीक है, एल्केन, एल्काइन, एल्केन, इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए छोड़ो, जोड़ो और घटाओ, इस तरीके से मैंने आपको बताया था ना, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, इसको भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 26 नंबर की आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है 2 तत्व होते हैं। कितने होते हैं, 2 तत्व। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 27 नंबर देखें, तो यहाँ दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है, इसलिए सही इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन 2 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है, दिया है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इम्लिशीयकरण
कौन करता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पीत रस जो है करता है, यानी कि पीत करता है। ऑप्शन 4 इसका सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो दोस्तों यह जो है साइटोकाइनिन, ये एक क्या है? पादप हार्मोन है। ठीक है, याद रखेंगे साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल 31 नंबर है कि शरीर का प्रमुख संवयन केंद्र क्या होता है या क्या है? तो बच्चों इसका आंसर होगा मस्तिष्क, ठीक है, यानी कि दिमाग। ऑप्शन नंबर जो है एक सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम के किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बच्चों इसको याद रखना है, बहुखंडन विधि द्वारा जो है ये जनन करता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 33 नंबर है कि पुंकेसर में होता है, तो पुंकेसर में क्या होते हैं? पुंकेसर में परागकण होते हैं, याद रखना है परागकण होते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि समजात अंगों का उदाहरण है, तो समजात अंगों का उदाहरण आपको यहाँ पे पूछा गया है और आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपके मॉडल पेपर में ये दिया गया है। तो बच्चों देखिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, भालू और घास के अपरी भूस्तरीय और उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सभी जो है ये सभी जो है ये समजात अंग के उदाहरण को दर्शाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर देखिए, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे तो इसका देखिए इसका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दिया गया अनुवांशिकी का जनक जो है कहा जाता है। तो अनुवांशिका का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है ना, जो कि मेंडल ने सर्वप्रथम क्या किया था कि मटर के पौधों का जो है प्रयोग किया था, जिसमें कि F1 और FPD के अनुरूप जो उन्हें बताया था किस प्रकार से जो है मटर के पौधे जो है या F1 पीढ़ी में जो है प्रभावी होते हैं और अप्रभावी होते हैं, उसको बारे में आपको मैंने बताया था और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको आप लोग जो है सब्जेक्टिव के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 36 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यानी आहार श्रृंखला के बारे में पूछा गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग को रट लेना है। तो देखिए दोस्तों घास, बकरी और मानव, यानी कि बकरी जो है घास को जो है बकरी खाती है और बकरी को जो है मानव खा जाता है, यानी कि हम लोग जो है दानव हो चुके हैं, तो जो कि बकरी जानवर को खा लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका जो है ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये क्या होगा? खाद्य श्रृंखला यानी आहार श्रृंखला का जो है निर्माण करती है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 37 नंबर है कि ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा सरल अणुओं में तोड़ जा सकते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 नंबर का आप लोगों को मैंने बताया था जैव नवीनीकरणीय। ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अगला सवाल जो है 38 नंबर है कि चिपको आंदोलन का संबंध गढ़वाल के किस गांव से है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा रेनी। ठीक है, क्या हो याद रखना है? रेनी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? दोस्तों यह कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा इनमें सभी। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में बायोगैस किस नाम से प्रचलित है? तो बायोगैस जो है गोबर गैस के नाम से प्रचलित है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी 40 क्वेश्चन बताए हैं, इसको आप लोग एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आपका जो है लगभग क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भिड़ने वाला है, आने वाला है। इसको आप लोग एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार कर लेंगे। और बच्चों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और भी आप लोगों का वीडियो अपलोड होने वाली है, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।